अरपा रेडियो एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज। आप सुन रहे हैं रेडियो अरपा। अरपा रेडियो के स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर हैं हम एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के साथ, और आज हमारे साथ हैं शास्त्रीय नृत्य के एक कलाकार रितेश शर्मा। शास्त्रीय विधा यूं तो भारत देश में एक धरोहर के रूप में मानी जाती है, विरासत के रूप में मानी जाती है। हर घर में ये कहा जाता है कि बच्चे को किसी न किसी एक विधा में पारंगत होना चाहिए, और इसके लिए वो छोटे से ही अपने बच्चों को ऐसे गुरुओं की तलाश में भेजते हैं और उन लोगों को किसी न किसी विधा में सीखने के लिए, नृत्य हो या संगीत हो, शास्त्रीय विधा से जोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन सचमुच कलाकार के रूप में कितने लोग प्रतिष्ठित हो पाते हैं, और गुरुओं को ऐसे 1 महीने में कथक सीखने वाले, 2 महीने में भरतनाट्यम सीखने वाले, एक शिविर लग रहा है उसमें सीखने वाले लोगों से क्या उम्मीद होती है, क्या सिखा पाते हैं वो लोग इतने से दिनों में, क्या क्या चुनौतियां आती हैं गुरुओं के सामने, क्या क्या चुनौतियां आती हैं पेरेंट्स के सामने। आज को इसी तरह की बातें हम करेंगे रितेश शर्मा जी से। रितेश शर्मा जी कथक शास्त्रीय नृत्य के कलाकार हैं और पंडित बिरजू महाराज जी के शिष्य रहे हैं। बहुत सारी जगहों पर इन्होंने अपनी प्रस्तुतियां भी दी हैं और सैकड़ों की संख्या में अब तक बच्चों को कथक नृत्य की विधा में पारंगत भी कर चुके हैं। तो स्वागत है रितेश जी आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद, नमस्ते। रितेश जी, सबसे पहले आप बताइए कि शास्त्रीय नृत्य ये कहा जाता है कि विधा है, लेकिन जब लड़के इस विधा में आते हैं तो लोगों की नज़रें एक अलग तरह से उनकी ओर घूमती हैं कि क्या केवल नृत्य लड़कियों और महिलाओं को ही सीखना चाहिए? आप इस विधा में कैसे आए? आपका इंटरेस्ट शास्त्रीय नृत्य और वो भी कथक में क्यों हुआ? जहाँ तक मैंने अपने जीवन को देखा और बाकी महापुरुषों की जीवनी भी पढ़ी, तो एक बात बहुत खास तौर पे स्पष्ट होती है कि संगीत सीखने की प्रक्रिया माता के गर्भ से ही शुरू हो जाती है। एक और विशेष बात यहाँ पे है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत, विशेषकर नृत्य की बात है तो ये पहले पुरुष प्रधान ही था। स्त्रियां इसमें, उनको अनुमति नहीं थी कि वो इस फील्ड में एज अ डांसर आए। जबकि कहा जाता है कि पुराने समय में नर्तकियां होती थी, वहाँ तक सब बात उचित है, लेकिन अगर बात करते हैं हम 14वीं शताब्दी के बाद की, तो इसमें पुरुष प्रधान नृत्य कला का ही ज़्यादा जोर रहा है, चाहे वो भरतनाट्यम हो या कथक या ओडिसी की बात हो। और ये जितने भी सारे नाम जो अभी मैंने गिना, ये सब कुछ 1950 की बात है। उसके पहले केवल एक नृत्य नाम का ही शब्द था जो कि शास्त्रीय था या लोक नृत्य था। तो शास्त्रीय नृत्य की विधा मूलतः पुरुषों की रही, और पुरुषों के होने के साथ ही साथ अगर हम ज़्यादा मनुवादी होकर बात ना करें तो ये केवल ब्राह्मण संप्रदाय की ही चीज़ थी। दूसरे जातिगत लोगों का आना या स्त्रियों का आना इसमें बाद में शुरू हुआ, 1950 के बाद। अच्छा, तो परिस्थितियां बदलती गई। 1950 के बाद आपका कहना है कि महिलाओं का आना इस विधा में शुरू हुआ। बिल्कुल। लेकिन आप 1950 के बाद के हैं जी। और आपका 70s के होंगे आप। आपकी रुचि कैसे हुई? क्यों आपने आना चाहा इस विधा में तब तक जब स्त्रियों का वर्चस्व होने लगा था? स्त्रियों का डांस में आना पहले भी था, लेकिन कहते हैं अंधकार युग के बाद जब नृत्य वापस से प्रतिष्ठित हुआ तो यह नृत्य मंदिरों से जाकर के कोठों में था, तवायफों के बाद। तो इसलिए जो सभ्य संप्रदाय के लोग थे, सभ्य जन थे, उनका ये कहना था कि जो नृत्य कला है, विशेषकर अगर मैं कथक के दृष्टिकोण से बात करूं, तो लोगों के मन में ये एक बात थी कि यह तवायफों का नाच है। लेकिन बाद में रुक्मणी देव अरुंडेल, जो एक भरतनाट्यम की बहुत जानी मानी कलाकार रही और जिनके प्रयास से ही भरतनाट्यम का नाम भरतनाट्यम हुआ, पहले इसका नाम दासी अट्टम था। अच्छा। क्योंकि देवदासियां इस नृत्य को मंदिरों में किया करती थी, तो नाम देवदासी का था, लेकिन काम उनका वही था जो एक तवायफ वाले दृष्टिकोण की बात थी। तो उन्होंने इस नृत्य को परिष्कृत करके इसकी वेशभूषा में बाकायदा एक सकारात्मक भूमिका निभा करके परिवर्तन किया और नाम दिया भरतनाट्यम, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से अनुमोदित करते, उसको संबंधित करते हुए।
जहाँ तक कथक की बात है तो मुगलों के जाने के बाद, अंग्रेज़ों का जब शासन हुआ भारत में, उसके बाद भी स्थिति कथक की विशेषकर बहुत अच्छी नहीं थी। लखनऊ और बनारस की तवायफों ने इस नृत्य को बहुत सहेज कर रखा और आज जो हम कथक नृत्य का स्वरूप देखते हैं मंच में, यह पूरी तरीके से कहा जाए तो बनारस और लखनऊ की तवायफों की ही देन है। अगर उन्होंने इस नृत्य को सहेजा नहीं होता तो आज ये हमारे सामने इस रूप में प्रस्तुत नहीं होता। 1950 के बाद तक भी बहुत संभ्रांत घरों की महिलाएं इसमें आती नहीं थी। रुक्मिणी देवी अरुणडेल के प्रयास से भरतनाट्यम में भी और कथक में भी सभ्य समाज की लड़कियों का आना शुरू हुआ, जिसमें 2-3 नाम सर्वाधिक प्रमुख हैं, जिसे ट्रावनकोर सिस्टर्स के नाम से जानते हैं, रागिनी, पद्मिनी और एक और बहन थी उनकी ललिता, जिसमें 2 बहनें हमारी भारतीय बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री जानी मानी नर्तकी और नायिका रही हुई हैं। रही बात मेरी तो मेरा जन्म 1977 में हुआ। तब तक फिल्मों में भी नृत्य का बहुत एक अलग स्थान बन चुका था। बहुत अच्छे अच्छे उस्ताद और गुरुजी लोग फिल्मों में कोरियोग्राफी कर रहे थे। जब मैंने समझना शुरू किया कि चित्र क्या है, फिल्म क्या है, म्यूज़िक क्या है, उस वक्त तक फिल्मों में भी काफ़ी अच्छे दर्जे के नृत्य रचनाएं आने लगी थी। और मैंने जिनको सबसे पहले फिल्मों में नाचते देखा, उनमें हेमा मालिनी और रेखा जी का नाम सबसे पहले आता है। तब तो वैजयंती माला जी को उतना हम जानते नहीं थे कि काफ़ी पहले की एक्ट्रेस रहीं। और सबसे एक अलग बात कि मेरे घर में वीडियो पार्लर था। किराए से वीसीआर और वीसीडी लेके जाते थे और देखा करते थे। तो हम लोग साथ में जाया करते थे, जो हमारे ऑपरेटर्स थे उनके साथ। तो कई बार रात भर फिल्में देखना। तो अपने जीवन में अभी तक मैंने बहुत फिल्में देखी और सीखना समझिए कि शुरू हुआ फिल्मों को देखकर, कि वो मेरा बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहा। 1980 में आई थी फिल्म उमराव जान, रेखा जी की। वो मेरा पहला परिचय था कथक के साथ। उस वक्त बचपने में हमें ये भी नहीं मालूम था कि कथक क्या है, भरतनाट्यम क्या। हम केवल जानते थे कि डांस होता है और उसको स्टेज पे करते हैं। वो स्टेज कहाँ होता है, कौन लोग देखने आते हैं, वो हमें कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में मेरा जन्म हुआ था। छोटा ही शहर है, तब यहाँ इतना प्रचार प्रसार नहीं था। हालांकि रायगढ़ एक घराना है कथक का, फिर भी हम लोग बहुत इग्नोरेंट थे कि क्या है वो, कुछ भी पता नहीं। बस हम फिल्म देख के ही समझते थे कि अगर कुछ ऐसा ड्रेसअप या मेकअप हुआ तो क्लासिकल डांस है, अगर हेलन जैसा कुछ ड्रेस हुआ तो सोचते थे कैबरे है, या फिर बाकी पेड़ के आगे पीछे घूमते हीरो हीरोइन का डांस देखते थे। पर कहीं ना कहीं से डांस और म्यूजिक मेरे अंतर्मन में आ रहा था, ये मुझे बात पता थी। कुछ चीज़ें समझ में आती थी, बट मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता था उसको कि बेसिकली है क्या। इस ढंग से सीखने की शुरुआत हुई मेरी। लेटर ऑन दूरदर्शन में शुक्रवार की रात 10:30-11 बजे संगीत नृत्य का अखिल भारतीय कार्यक्रम आता था, और रविवार शाम को 5:30 बजे आधे घंटे का एक कार्यक्रम आता था शास्त्रीय नृत्य के ऊपर। वो मैंने बहुत देखा। तो उसकी जो एक टर्मिनोलॉजी थी, वेकेबुलरी या शब्द भंडार, वो मेरे अंतःकरण में जमा हो रहा था, और शायद सीखना मेरा वहीं से शुरू हो गया था। लेकिन कहते बिना गुरु के ज्ञान होता नहीं। तो बहुत बाद में जब मेरी उम्र तकरीबन 22 साल की हुई, तो मैंने इस चीज़ को प्रोफेशनली सीखना शुरू किया। जब एक तरफ से मेरी एकेडमिक क्वालिफिकेशन पूरी हो गई, क्योंकि डर एक भी था कि मैं अपने घर का इकलौता लड़का हूँ, तो कहीं समाज के लोग ये ना कहें कि अकेले लड़के को तुमने ऐसी कैसी फील्ड में क्यों दिया। क्योंकि बहुधा किसी पुरुष का शास्त्रीय नृत्य करना तब तक भी समाज में बहुत आदर की दृष्टि से नहीं देखा जाता था। कारण 2 हैं। एक तो है हमारा अपना बॉलीवुड, जिसने पुरुष नर्तकों को कमोबेश एक ट्रांसजेंडर की तरह हमेशा प्रस्तुत किया। तो लोगों को लगता था कि कोई अगर मेल पर्सन जाता है क्लासिकल सीखने, तो शायद उसकी पर्सनालिटी कहीं बिगड़ जाएगी, समाज में लोग शायद उसको उस आदर से देखेंगे नहीं, नौकरी चाकरी क्या मिलेगी। दूसरा, आज भी हमारा जो सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी, उसमें ये होता है कि आप 12th किए, 10+2 ग्रेजुएट किया। पहले तो केवल ग्रेजुएशन था, BA BSc BCom, बाद में तो अब मेडिकल साइंस का बात आया, फिर इंजीनियरिंग की बात आई, MBA, बहुत कुछ आजकल फील्ड हमारा वास्ट हो चुका है। तो लिवलीहुड के लिए, जीवन यापन के लिए आपके पास कोई ना कोई एक सॉलिड एजुकेशन होना चाहिए जो आपको पैसा दिला पाए, जिसे हम कहते हैं नौकरी। तब तो बिजनेस की भी बात हमारे अपने सोसाइटी में नहीं थी। बिजनेस एक खास तरीके से मारवाड़ी या सिंधी कल्चर्स के लिए था कि वो बिजनेस करेंगे, और जो कुछ पढ़े लिखे होते हैं वो केवल नौकरियां करेंगे। डॉक्टर इंजीनियर्स तब बहुत कम हुआ करते थे। तो आपकी अलग से डिग्री किस क्षेत्र में रही?
मैंने वैसे तो मैं मेडिकल पास कर चुका था 10+2 12 के बाद। पीटी का जी, पीएमटी के थ्रू। हाँ जी, इंदौर, भोपाल और रायपुर 3 जगह से सिलेक्शन हुआ था, एमबीबीएस में भी और होम्योपैथी में भी। पर एक दिमागी फितूर होता है टीनेजर्स का, हम नहीं जाएंगे। तो वो नहीं जाने का रीजन पता नहीं क्यों था, शायद मुझे रैगिंग से डर लगता था उस टाइम, या पता नहीं क्या बात थी, मुझे खुद भी समझ नहीं आया कि नहीं जाएंगे। घर में बहुत विरोध हुआ और डांट भी पड़ी, स्वाभाविक सी बात है, पर नहीं जाना था तो नहीं गए। बाद में मैंने इंग्लिश लिटरेचर लेकर बीए किया। उसके बाद नेटवर्क इंजीनियरिंग में मेरा एडवांस डिप्लोमा है कंप्यूटर साइंस में। उसके बाद मैंने इंटीरियर आर्किटेक्चरिंग में सुपर स्पेशलाइजेशन किया दिल्ली से। फाइनली इतने सारे फील्ड्स को स्विच ऑन करते हुए जो मेरा अपना मेन टारगेट था डांस, उसने मुझे अपना लिया, मैंने डांस को शायद बाद में अपनाया। तो ये तो डेस्टिनी में पहले ही था कि शायद मुझे डांसर ही बनना है। तो आप डांसर बन गए। जब आप 22 साल की उम्र के थे तब आपने विधिवत शिक्षा आरंभ की। जी। कौन गुरु रहे और फिर आप महाराज जी तक कैसे पहुंचे? ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर रहा है। जब बिलासपुर हम आए 98 में आने के बाद एक फिल्म आई थी मकबूल फिदा हुसैन जी की, जो काफ़ी बड़े चित्रकार हैं, गजगामिनी। उसमें चित्रकारी और नृत्य का बड़ा अच्छा संयोग था पूरी फिल्म में, और बहुत देखने लायक उम्दा फिल्म थी। तो वो देख करके मुझे लगा कि नहीं, अब शायद सही समय है कि इसको बहुत डीपली देखा समझा जाए, क्योंकि ऐसा समझ में आया था कि सोसाइटी में अब क्लासिकल म्यूजिक को एक साहित्यिक दर्जे से प्रतिष्ठा मिल रही, ऐसा मुझे लगा। खास तौर पे हमारे बिलासपुर जैसे छोटे शहरों की बात लें तो दिल्ली, कोलकाता, मुंबई में तो खैर लोग एडवांस रहे। 2001-2 में एक फिल्म आई देवदास, जिसमें मेरे गुरु पंडित बिरजू महाराज जी की कोरियोग्राफी थी माधुरी दीक्षित जी के साथ। तो वो जब फिल्म आई तो मुझे लगा नहीं, अब रुकना शायद देर होगा, तो अब मुझे जाना चाहिए। तो बिल्कुल टाइम पास की तरीके से मैंने मेरी पहली गुरु रही वासंती वैष्णव जी, रायगढ़ घराने से, तो उनके पास मैंने जाना शुरू किया। पर शर्त एक ही थी उनके पास, आपके पास रहे हैं लेकिन शागिर्द मैं कहलाऊंगा बिरजू महाराज जी का। तो ये पहले ही मेरी डीलिंग थी, तब मुझे पता नहीं था कि किसी से कैसे बात करूं। तो शायद अंदर का कंसोलिडेशन, इतना मेरा डिसीजन पक्का था कि मैं शागिर्द केवल महाराज जी का ही कहलाऊंगा। तो बेसिक एजुकेशन उनके साथ हुई मेरी 7-8 साल तकरीबन। उसके बाद 2008 में मेरा दिल्ली जाना हुआ, महाराज जी से बाकायदा परमिशन ली मैंने, और 2008 दिल्ली कलाश्रम गए। तो महाराज जी ने कुछ देखा समझा, उसके बाद तकरीबन 2 साल मुझे केवल क्लास में बिठाया गया। अच्छा। ये बात देखने के लिए कि क्या मैं बिलासपुर से दिल्ली केवल यूं ही आ रहा हूँ, एक तमगा लगाने के लिए कि महाराज जी की शागिर्दी मिली, या हो सकता है कि उन्होंने मेरा धीरज भी परखा हो। क्योंकि ये बात बहुत कंफर्म तौर पे मानी जाती है कि जो पहले के उस्ताद होते थे वो ऐसे किसी को अपनी शागिर्दी नहीं देते थे। तो जमाने के हिसाब से भी लोग बहुत मॉडरेट भी हुए, नरम भी हुए। तो 2 साल उन्होंने मुझे केवल क्लास में बिठा के देखा। उसके बाद देख देख के ही मैंने ज़्यादा सीखना शुरू किया, क्योंकि वो कहते थे देखा परखा सीखा। तो देख के परख के और सीख के सीखने वाली जो बात थी, तो वो मेरी एक्चुअली सीखने की शुरुआत रही। बिलासपुर में जो सीखा वो एक केवल ABCD था, लेकिन उसका डिक्शन, उसकी कैलीग्राफी, उसका प्रॉपर रेंडरिंग जो था, वो महाराज जी के अलावा शायद मैंने कहीं और से सीखने की कल्पना भी नहीं की थी। तो जो सीखना है समझिए 100% महाराज जी के पास है। तो आपने अभी तक जो अपना जीवन परिचय, जीवन की यात्रा के बारे में हमको बताया कि 3 साल की उम्र में फिल्म उमराव जान, गजगामिनी और वहाँ से पहुँचकर देवदास। तो बॉलीवुड का असर आपके ऊपर और नृत्य का गहरा असर पड़ता हुआ सब बॉलीवुड और सब जुड़ा हुआ रहा आपकी इस कहानी में। और फिर अंततः आप पहुंच गए शागिर्द बनने के लिए महाराज जी के पास। जो बचपन में सपना देखा था, मतलब 3 साल की उम्र में आपने जब उमराव जान देखी थी, तब से वो बीज अंकुरित होने शुरू हो गए थे। और आखिर में जो आपने कहा कि धैर्य की परीक्षा लेते थे पहले के जो गुरु थे, यूं ही शागिर्द नहीं बना लिया करते थे। तो इसको जो उस समय की भाषा में या और प्राचीन समय की बात कही जाए, गुरु शिष्य परंपरा कहा जाता है। और एक दूसरी शिक्षा होती है सिलेबस वाली शिक्षा, कि उसको बस जो ये सिलेबस में है हमको परीक्षा देनी है, एग्जाम देना है, डिग्री लेनी है और कहलाना है कि हम इस विधा में पारंगत हो गए।
संगीत का जो एक अपना धरातल है ना, वो परंपरागत तौर से ही समझ में आता है। विशेषकर शास्त्रीय संगीत की जब बात करते हैं तो ये एकल सीखी जाने वाली कला है, जहाँ आप और आपका गुरु, केवल दो लोगों के बीच ही संवाद होता है सीखने सिखाने का। और शास्त्रीय संगीत सिखाया नहीं जा सकता, ये केवल सीखा जा सकता है। क्योंकि कोई भी गुरु कुछ भी आपको बताए, उस शिष्य को बिल्कुल उसी वे में उसको फॉलो करने की आदत होनी चाहिए, और इसके लिए सबसे जरूरी बात है धीरज की। लेकिन जहाँ तक कहूँ आज़ादी के बाद की जो बात है, तो इस हमारे शास्त्रीय विधा को समाज में एक बहुत सम्मान का स्थान दिलाने की जो बात थी, तो दो नाम बड़े ही महत्वपूर्ण हैं हमारे यहाँ, विष्णु दिगंबर पुरस्कार और विष्णु नारायण भातखंडे। मराठी मानुष रहे और काफ़ी बड़े संगीतज्ञ रहे, दोनों के दोनों ही। तो जब उन्होंने स्थिति देखी कि समाज में वाकई में संगीत को बहुत एक अच्छा दर्जा नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने इसका लोकतांत्रिकरण किया, डेमोक्रेटाइजेशन। तो सिलेबस बनाना उन्होंने ही शुरू किया। 1901 में लाहौर में उनकी संस्था सबसे पहली बनी, गंधर्व महाविद्यालय मंडल। 1901 से लेकर के 6 तक चला। 6 के बाद 10 साल तक वो संस्था बंद हो गई। वापस में 1917 में उन्होंने मुंबई में इसकी शाखा खोली। अभी नवी मुंबई में पड़ता है वो इलाका, वाशी में। तो गंधर्व महाविद्यालय मंडल मुंबई में, तो वो सबसे पहला एक उनका चरण रहा था कि इसको लोकतांत्रिक तरीके से प्रतिष्ठित किया जाए, ताकि घर घर में संगीत को जाना जाए। केवल इसलिए नहीं कि लोग कलाकार बने, कारण ये था कि लोग इस शास्त्रीय कला की इज्जत करना सीखें। कला को सीखने का मतलब ये नहीं कि आप स्टेज पे चले जाएं, क्योंकि आप देखिएगा कि ऑडियंस सर्कल से स्टेज के बीच की दूरी तकरीबन शायद 2 फीट होती, 4 सीढ़ी ऊपर। लेकिन वो 4 सीढ़ी का फासला जो है सबको नहीं नसीब होता। तो हम केवल संगीत इसलिए ना सीखें कि स्टेज पे परफॉर्म करें, हम इसलिए भी सीखें कि स्टेज पे जो परफॉर्मेंस हो रहा है उसकी काबिलियत भी परखें और समय आने पे ताली भी बजाएं। क्योंकि शास्त्रीय संगीत में समय पे ताली बजाना भी कला है, जो कि लोक संगीत की बात नहीं है कि कहाँ ताली पड़े, कब आह और कब वाह बोलना है और कब स्तब्ध हो जाना है संगीत की अपूर्वभूत चीज को समझते हुए। ये भी एक कला है। तो समाज की अपने उन्नति के लिए भी शास्त्रीय संगीत को जानना बहुत जरूरी है। तो ये तो रही बात सिलेबस बनाने की। तो गंधर्व महाविद्यालय मंडल सबसे पहले बना, उसके बाद बना प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़, प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद, उसके बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एक इसका डिपार्टमेंट शुरू हुआ संगीत का। तत्पश्चात बनता है हमारा अपना इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़। 1972 के आसपास की बात है, जब केवल ललित कला के लिए ही वहाँ के राजा जी ने अपनी बेटी की याद में बनाया एक पूरा विश्वविद्यालय, जो वर्तमान में एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। खैरागढ़ के बाद रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी कोलकाता, उसके बाद तो इस चीज की करने में बहुत सी यूनिवर्सिटीज ने इसका अपना एक डिपार्टमेंट बनाया सिलेबस के लिए। लेकिन संगीत की जो पूर्णता है वो केवल गुरु शिष्य परंपरा में है। सिलेबस टीचिंग की जो बात है, वहाँ एक फायदा केवल ये होता है सीखने के लिए कि आपको एक डिग्री मिलती है जिसके बेस पे आप इस फील्ड में नौकरी पा सकते हैं। और बच्चों की जो बात कही, यहाँ पे 2 हमारी टीचिंग मतलब फैक्टर्स होते हैं। एक तो होता है कि डिप्लोमा कोर्स, दूसरा होता है डिग्री कोर्स। तो जो डिग्री कोर्स होता है वो बिल्कुल ग्रेजुएशन की तरह 10+2 के बाद, और स्कूली बच्चों के लिए डिप्लोमा कोर्स होते हैं 8 साल का। तो ये पूरा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरह से एक सेटल्ड है पूरा का पूरा प्रोग्राम यहाँ पे। बच्चों के मोटिवेशन के लिए सर्टिफिकेट जरूरी है, इतना बात हम समझते हैं जरूर, लेकिन वो सर्टिफिकेट केवल एक इस चीज का प्रमाण है, जैसे कि जो हमारी रिजर्व बैंक की गवर्नर है वो कहते हैं कि हम आपको इतने रुपए देने का वचन अदा करते हैं। तो सर्टिफिकेट भी वो कहता है कि आपने इस क्लास को पास आउट किया, ये इसका प्रमाण है। वो कभी ये नहीं कह सकते कि इस सर्टिफिकेट के बलबूते पे आप संगीतकार बन जाएंगे या अच्छे क्लासिकल नर्तक बनेंगे या नृत्यांगना बनेंगे। सीखने के लिए आपको गुरु शिष्य परंपरा में फाइनली आना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चारा नहीं। इसलिए व्यक्तिगत तौर पे आप मुझसे पूछें तो मेरा प्रेफरेंस उसी परंपरा पे है। सर्टिफिकेट का वैल्यू मैं बिल्कुल नहीं समझता हूँ। ये तो हर क्षेत्र में ही है, सर्टिफिकेट मिलना, डिग्री मिलना एक अलग चीज़ होती है, और ज्ञान होना और अनुभव होना
ये एक अलग चीज़ होती है। जी। अब तो जनरेशन और एक पीढ़ी आगे आ चुकी है, हम इंटरनेट के ज़माने में जी रहे हैं। अब तो गुरु की भी ज़रूरत नहीं है, लोग ऑनलाइन टीचिंग कर रहे जी। हैं, टीवी खोलते हैं, कंप्यूटर खोलते हैं और वहाँ पर देख देख करके सीख रहे हैं। तो इस तरह के शास्त्रीय नृत्य को संभालना, सहेजना कितना सही है और कितना कर पा रहे हैं लोग? देखिए, दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो होता है शिक्षक जो केवल आपको एजुकेट करता है, और दूसरा होता है गुरु जिसमें ग्रेविटी होती है और उसके संगत से आपको नॉलेज आता है। भले ही गुरु की संगत आपकी 1 मिनट के लिए हो या 1 सेकंड के लिए हो या 1 जन्म आप उसके साथ रहते हैं, तो गुरु होना सबके किस्मत की बात नहीं, क्योंकि वो ग्रेविटी पैदा करने के लिए नॉलेज होना ज़रूरी है। सिलेबस टीचिंग केवल आपको एजुकेट करता है, नॉलेज नहीं देता। नॉलेज के लिए आपको उस अनुभव पाने की सतत प्रक्रिया में जाना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं रियाज या अभ्यास, जो अभी के बच्चों में बिल्कुल नहीं। वो बिल्कुल सभी चीज़ को पॉपकॉर्न फैक्टर की तरह समझते हैं कि 2 मिनट में मैगी बनी, 2 मिनट में खाया और 2 मिनट में पचा के भूल गए। यहाँ ऐसी बात है कि आप खुद में खेत हैं, आप खुद में किसान हैं, आप खुद में बीज हैं, आप खुद में मेहनत करते हैं, और खुद जो बीज होता है फसल का वो भी आप स्वयं में हैं। तो ये जो गहरा दर्शन है इसके पीछे, ये समझना बच्चों के विषय की बात नहीं, ये माता पिता को समझना पड़ेगा। जैसे आपने कहा कि ऑनलाइन का ज़माना है, तो लोगों में अवेयरनेस जगाने के लिए इंटरनेट बहुत अच्छा माध्यम है, जो पहले नहीं था। पहले लोग किताबें पढ़ के जाना करते थे, लेकिन वो किताबें उनको गहरा नॉलेज देती थी, बिल्कुल पक्की बात बताती थी। लेकिन इंटरनेट में, यूट्यूब में आपके पास बहुत कच्ची पक्की बातें हैं। जरूरी नहीं कि जितने लोग अपना एक व्लॉग या अपना यूट्यूब चैनल पे जो भी कुछ वीडियोस या शॉर्ट्स या रील्स डालते हैं वो उससे सीधे सीधे कंसर्न हो, वो आपको मिसगाइड भी कर सकते हैं। केवल डांस की बात नहीं, इसमें मेडिकल के लेके बात है, हर चीज़ों को लेकर इसमें बात होती है। तो आप इन सब के बीच छांटे कैसे, हाउ टू सेलेक्ट द राइट पर्सन, ये भी आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है। इंटरनेट पर तो कैसे छांटें कैसे नहीं छांटें, क्योंकि जो भी वो वहाँ पे जा करके कर रहा है वो एक शौकिया तौर पे सीखने के लिए कर रहा है और बहुत गहराई को नहीं समझ रहा है। लेकिन वास्तव में गुरु का चयन कैसे करें, ये माता पिता कैसे समझें? सबसे पहली बात तो है कि आप अपडेट रहें, न्यूज़पेपर पढ़ें, साहित्य से अपना एक संगति जोड़ें, क्योंकि साहित्य को पढ़ने के बाद आपका जो एक विचार होता है उसमें खुलापन आता है, निर्णय लेने की क्षमता ज़्यादा विकसित होती है। पहले जैसे कि आप मेरी बात कहें तो मेरे पिताजी ने मुझे चंपक, चंदा मामा, सुमन सौरभ, सरस सलील, जितनी भी पत्रिका उस समय आती थी सभी के मंथली सब्सक्रिप्शन उन्होंने मुझे दिए। बाद में खुद के इंटरेस्ट से मेरे पास सभी 18 पुराण हैं हिंदू ग्रंथों के, महाभारत रामायण सभी। और मेरे दादाजी ये कहा करते थे, जो खुद में काफ़ी अच्छे साहित्यकार रहे, कि कोई भी पढ़ी चीज़ कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो उस वक्त का रामायण महाभारत पढ़ना मुझे आज कथक में काम आता है रेफरेंस देने के लिए, क्योंकि हम कथा वस्तु पे ही नाचते हैं। या कभी लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशन देने की बात आई तो अगर किसी साहित्यिक चीज को रिलेट करना होता है तो वो वही आख्यान या जो स्टोरीज हमारे काम आती है, जो आजकल के बच्चे नहीं पढ़ना चाहते। उनके लिए चेतन भगत प्रेमचंद से कहीं ऊपर है। और बहुत सी बातें कहूँ, अपने क्लास में हम बोलते कि क्या तुम रविन्द्रनाथ ठाकुर को जानते हो, तो केवल एक दूसरे को देख के हंसते हैं। तो प्रेमचंद को कहाँ तक जान पाएंगे, इससे बड़ी संशय की बात है। वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को नहीं जानते, जयशंकर प्रसाद को नहीं जानते, महादेव वर्मा को नहीं जानते, बहुत कुछ हुआ तो शेक्सपियर को जानते हैं। तो ये तो घर की परवरिश की कमी है कि वो अपने कल्चर से बच्चों को नहीं जोड़ना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि साहित्य से जुड़ें, न्यूज़पेपर से जुड़ें, तो उससे आपको एक ऐसा डिसीजन आता है कि आप आसपास के लोगों से जब पूछें, या हो सकता है कि आपके आसपास में बहुत से ऐसे कलाकार लोग या कला मर्मज्ञ लोग हैं जिनसे अभी तक अनभिज्ञ थे हम। तो पढ़ने से तो नॉलेज मिलता है, कम से कम विवेक या इंटेलेक्ट तो डेवलप होता है कि आप राइट थिंग तो जरूर चूज करते हैं। जैसे हमको कभी मिठाई बनाना आता नहीं, लेकिन फिर भी हम टेस्ट के हिसाब से अच्छी मिठाइयाँ जरूर लाते हैं घर में। तो वो तो हमारी टेस्टिंग एबिलिटी पे है, तो वो एबिलिटी आती है धीरे धीरे, जैसे हमारा टेस्ट डेवलप होता है छोटे के बाद, तो वैसा ही इसका टेस्ट होता है मेंटली। जब आप अपने आप को साइकोलॉजिकली या इंटेलेक्चुअली डेवलप करते हैं एजुकेशन के थ्रू, और सबसे अच्छा जरिया है पढ़ना।
तो पढ़ना बहुत आवश्यक है, इतना मैंने जाना और ये मेरा मानना भी है। तो पढ़ने से ही जो है, जानकारी रहने से, अपडेट होने से ही आप, अगर आप कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को इस विधा में लाना चाहते हैं तो आपके आसपास कौन से गुरु हैं, उनमें से चुनाव करना उनके लिए आसान होगा। पढ़ना भी ज़रूरी है और आजकल विजुअल ट्रीटमेंट का ज़माना है तो देखें भी, ऐसा नहीं है, देखें, लोगों के साक्षात्कार पढ़ें, क्योंकि इंटरव्यू सुनना बहुत अपने आप में एक ज्ञान का भंडार होता है। मैंने दूरदर्शन के राज्यसभा लोकसभा के बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे, तकरीबन कुछ इंटरव्यूज तो मैंने 100 से भी अधिक बार देखे। अच्छा। और एक इंटरव्यू जितनी बार देखता हूँ मुझे कुछ अर्थ की नई परतें नजर आती हैं। हर बार कुछ ना कुछ नया मुझे समझ में आता है। खास तौर पे लता जी का इंटरव्यू और हेमलता जी का इंटरव्यू मैंने बहुत देखा और बहुत सीखा, बहुत समझा। कुछ एक्ट्रेसेस को मैंने बार बार देखा, जिसमें रेखा जी और श्रीदेवी जी का नाम सबसे ज़्यादा लेना चाहेंगे, क्योंकि एक गुरु के तौर पे मैंने उनसे भी बहुत कुछ सीखा। बॉलीवुड कोरियोग्राफर सरोज खान जी को भी मैंने बहुत बारीकी से समझा है कि एक कोरियोग्राफी में इतना नेचुरलनेस कैसे वो लाते थे। मेरी बात भी हुई थी जब वो जिंदा थी उस समय। और हर फील्ड के लोगों से मुझे बात करना बहुत पसंद है। और रही बात मेरे गुरु पंडित बिरजू महाराज जी की, जिन्होंने इतना काम किया क्लासिकल डांस के फील्ड में, उनके बनाए रूपक मतलब पुरानी कथा वस्तु पे भी थे, मेघदूत पे थे, कुमार शंभू में थे, तो ऑफिस की एक फाइल और टाइपराइटर पे भी उन्होंने आधा घंटा का एक रूपक बनाया है। तो ऐसे अब देखिए, महाराज जी उस समय के शायद चौथी पास थे, केवल उन्होंने कक्षा 4 तक की पढ़ाई की थी, लेकिन आप जब उनकी सोच पे कभी विचार करें तो देखिए वो अपने समय से काफी अहेड टू टाइम सोचा करते थे। अब एक टाइपराइटर पे आधे घंटे का डांस ड्रामा बना पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। सोच की बात होती है, तो सोच के लिए सोचना जरूरी है, सोच के लिए अच्छी संगति पाना बहुत जरूरी है। और सोच की दिशा खराब भी हो सकती है जरूर, तो अच्छा कैसे बनाए इसके लिए पुस्तकें सबसे ज्यादा जरूरी है। अरबा रेडियो पर आप इस समय सुन रहे हैं एक्सक्लूसिव इंटरव्यू रितेश शर्मा के साथ, जो कि हैं एक कथक कलाकार। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने अनेक जगह पर अपने नृत्य प्रदर्शन भी किए हैं और सैकड़ों की संख्या में इन्होंने बच्चों को, बड़ों को इस विधा में पारंगत भी किया है। तो रितेश जी, जैसा अभी आप बता रहे थे, आपको जितना ज्ञान है आपने पढ़ करके, सुन करके, देख करके और अपने गुरु से सीख करके जो प्राप्त किया है, और उसके बाद जो आप अपने बच्चों को ये ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, अगली पीढ़ी को दे रहे हैं, तो कुछ ऐसी बातें मुझको लग रही हैं कि बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है आपको, कुछ पीड़ा है, आपकी पीड़ा समझ में आ रही थी कि आजकल के बच्चे वैसा नहीं है, वो धैर्य नहीं है, वो पढ़ते नहीं हैं, तो कैसी चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा? बहुत अच्छा ही प्रश्न है और शायद इसका उत्तर इससे कहीं ज़्यादा लंबा और भारी होगा ज़रूर, और इस पे ही मूलभूत स्तर पे चर्चा होनी चाहिए सभी जगह पे। जब मैंने सीखा तो मेरा उद्देश्य केवल था कि मुझे रियाज करना और नाचना है सब जगह पर। महाराज जी के पास जब हम गए तो उन्होंने ये पूछा, क्योंकि तब तकरीबन 8 साल की मेरी एक टीचिंग मतलब लर्निंग प्रोसेस मेरे हो चुका था, और जाहिर सी बात है कि 22-23 साल की उम्र में सीखना एक बहुत मेच्योर डिसीजन था। और मैंने सीखा बहुत जल्दी समझते हुए, क्योंकि बताया था कि उसके कुछ बाइट्स मेरे पास पहले ही थे, केवल एक गुरु का ठप्पा लगना था, अटेस्टेड होना था, ये बात थी। महाराज जी ने मुझसे पूछा क्या सिखाते हो, तो मेरा उत्तर था नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, अब सिखाना। तो नहीं कहने का कोई मतलब बात ही नहीं थी उस वक्त। तो मैंने कहा ठीक है। उनसे परमिशन मिलने के बाद मैंने अपनी संस्था यहाँ पे रजिस्टर की, श्री कला मंजरी कथक संस्थान। उसके बाद जब मैंने धीरे धीरे बच्चों को सिखाना शुरू किया, तब मुझे पता चला कि सिखाना भी खुद में एक सीखना है। तब मुझे ये नहीं पता था कि पहली क्लास कैसे ली जाए, बच्चे को किस ढंग से आगे किया जाए। तो शुरू के 3-4 साल तो हम बिल्कुल खुला सिखाते थे। खुला सिखाने का मतलब है गुरु शिष्य परंपरा में जैसा टीचर का मूड हो उस दिन, या जैसा बच्चे का मूड हो, क्योंकि पहले ऐसे ही होता था। उस्ताद आते थे, गुरुजी लोग पान चबाते थे, सो जाते थे क्लास में, और शिष्य कहते रियाज करो, हम आते हैं घूम के। हो सकता 40 मिनट में आ जाए या 3 घंटे बाद आए। लौट के आने पे अगर रियाज करता शिष्य ना मिले तब धुनाई हुआ करते थे उसकी। यही एक्चुअल परंपरा थी।
तब धीरज परख लिया जाता था, लेकिन समय बदल चुका था। क्लासेस गुरु शिष्य परंपरा में टेस्ट वही होने के बावजूद भी क्लास का जो ड्यूरेशन था सिमट के 1 घंटे हो गए थी बात। तो 1 घंटे में भी सिखाना बहुत चैलेंजिंग रहा है उस वक्त, और खुला सिखाने की आदत थी। फिर इंक्वायरीज आने लगी कि सर बच्चे तो एग्ज़ाम देते हैं, तो मैं पहले एग्जामिनेशन सिस्टम के बिल्कुल अपोजिशन में था। अंदर से कहें तो आज भी मेरी उसके प्रति कोई बहुत पॉजिटिव अप्रोच नहीं है, मुखालिफत आज भी है, खिलाफ हूँ उसके मैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो फ्रूटफुल नहीं होता। पर फिर भी बच्चों के मोटिवेशन के लिए 100% उसमें मैं अपना काम कर रहा हूँ पॉजिटिव वे में। फिर मैंने सिलेबस टीचिंग के तरीके सिखाना शुरू किया। बच्चे एग्जामिनेशन में अपीयर होने लगे खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से। बात चलते गई पर धीरे से समझ में आया कि बच्चे समझना नहीं चाहते। उनको लगता है कि हम आए, पेरेंट्स भी आते थे इंक्वायरी के लिए, कितने दिनों में सीख जाएगी। ये सबसे पहला प्रश्न आज भी होता है। तो हम ये कहते हैं कि आप लोग पढ़े लिखे, कम से कम देखे तो सही, क्या ये 1-2 दिन में सीखा जाएगा? नहीं, हमारे पड़ोस वाली जो बेटी है ना वो तो बड़ा अच्छा करती है। तो उत्तर केवल एक होता है कि जब अच्छा करती तो सीखने की जरूरत भी क्या है। नहीं, हम चाहते हैं कथक सीखे। ओके, तो 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, फिर वही प्रश्न आता है कि क्या सीख रही, कहाँ तक सीख ली। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगेन वही संस्कार की बात आती है कि आप जिस भी चीज़ में बच्चों को भेज रहे हैं, आप उस चीज़ का एक बैकग्राउंड प्रिपेयर करके आए कि वो है क्या। अगर मेडिकल में भेजना है बच्चे को तो आप जाके बार बार कॉल में ये तो नहीं पूछते कि आज इसने डिसेक्शन किया कि ऑपरेशन किया, उसके लगाए हुए टाँके ठीक लगे कि नहीं, या इसका एनाटॉमी या मार्फोलॉजी की पढ़ाई कैसे हुई। तो पेरेंट्स का जो बहुत ज़्यादा इंटरप्शन करना है, ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। मतलब मैंने ये समझा है, और बाकी जगह भी इस बात पे बहुत चर्चा होती है, दिल्ली मुंबई जब भी हम कभी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं या वर्कशॉप्स में, तो सभी की एक समस्या होती है कि हाउ टू ट्रीट द पेरेंट्स, स्पेशली मॉम्स। क्योंकि पापा लोगों का आना कम होता है, मम्मियाँ ज़्यादा आती हैं क्लास में। और विशेषकर मेरी बात कहें तो मेरे क्लास में मदर्स का बैठना अलाउड नहीं, उनका आना भी अलाउड नहीं। जो भी बातें होती टेलीफोनिक या फिर अलग से टाइम लेके बात करते हैं, केवल इसी वजह से कि वो टीचर का अपना मोमेंट, जो एक मोमेंटो है काम करने का रिदम, वो ख़राब करते हैं। उनके क्वेश्चनायर भी ऐसे होते हैं जिसका आप जवाब दे ही नहीं सकते। अब हमारे पास ये तो उत्तर नहीं होता ना कि कब सीखेगी। उत्तर मतलब काउंटर क्वेश्चन हम ये करते कि घर में बच्चा आपका रियाज करता है। अरे आजकल समय कहाँ मिलता है, इतने ट्यूशन्स हैं। तो बच्चों के इंगेजमेंट्स इतने हैं कि बच्चा खुद में नॉर्मल नहीं रह पाता। ड्राइंग क्लास होती है, कराटे क्लास होती है, सिंगिंग की भी क्लास की है, कैलीग्राफी पेंटिंग की क्लास है, डांस की भी क्लास है, फिर साथ में वेस्टर्न डांस की भी क्लास है, फिर स्कूल का होमवर्क भी है, फिर अपने सोशल इंगेजमेंट्स भी होते हैं बच्चे को। तो मास्टर इन ऑल बनाने के चक्कर में पेरेंट्स अपने बच्चे को डिस्ट्रॉय करते हैं। उनका जो एक खास पोर्शन होता है उसका डिस्टॉर्शन सामने आता है कि वो किसी के लायक नहीं रहते। फिर धीरे धीरे बच्चों का इंटरेस्ट भी फेड ऑफ होता है, तो फिर वो चीज़ें छोड़ देते हैं वहाँ पर। दूसरी चीज़ सिलेबस टीचिंग की भी जब बात आती है तो वो चेक करते हैं कि कितना सिलेबस हुआ। अब पेरेंट्स को अगर बताने लगे कि 3 ताल में इतनी सारी चीज़ें हैं तो वो तो समझते नहीं कि 3 ताल क्या होगा। तो ऐसे में पेरेंट्स को डील करना सबसे बड़ा चुनौती रहा है मेरे सामने। और रही बात समस्याओं की, तो समस्याएं तो खैर बहुत हैं। एक तो वेस्टर्न कल्चर का बढ़ता है, सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर। वो चीज़ें जितनी वाइब्रेंट दिखती हैं, फ्लैम्बॉयंट दिखती हैं, उतनी ज़्यादा उसके दुष्परिणाम भी होते हैं। ये बच्चे नहीं समझ पाते। तो वेस्टर्न कल्चर का होना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पेरेंट्स का बहुत मतलब अवरोध रखना हमारे अपने फील्ड में, ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे लिए। और गवर्नमेंट का बहुत सीधा सीधा सहयोग क्लासिकल फील्ड के लोगों को नहीं मिल पाता, ये भी एक समस्या की बात है। फोक आर्टिस्ट को इवन बहुत ज़्यादा मतलब कल्चरल सपोर्ट मिलता है, क्लासिकल डांसर्स को नहीं मिल पाता। पहले गवर्नमेंट के बहुत सारे कंसर्ट हुआ करते थे डांस के, म्यूज़िक के, आजकल उनकी संख्या हो गई है कम। तो बहुत से ऐसे लोग हैं फिर उन्होंने यूट्यूब पे अपने वीडियोस डालने शुरू किए कि शायद अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं पर उनकी बात हो। तो अर्निंग करना भी एक खास समस्या है, इसीलिए आप क्लासिकल म्यूज़िक सीखे ज़रूर, लेकिन प्रोफेशनल होने के तौर पे आपका निर्णय बिल्कुल साफ होना चाहिए कि इस फील्ड में इस्टेब्लिश होने के लिए बहुत ज़्यादा दमखम की ज़रूरत है। दूसरी बात, आजकल
सिलेबस टीचिंग से भी सीखे हुए बच्चे जिन्होंने एमए या पीएचडी किया, उनकी संख्या इतनी ज़्यादा है कि गवर्नमेंट के पास रिक्रूटमेंट नहीं है कि उनको कहाँ पे जॉब दें। तो उन्होंने टीचिंग करानी शुरू की। अब टीचिंग करना अपने आप में एक बहुत गंभीर विषय रहा है कि उनको टीचिंग करना नहीं आता। कई बार आप अच्छे डांसर हो सकते हैं, लेकिन अच्छा टीचर होना अच्छे डांसर होने से बिल्कुल अलग बात है। और बहुत कम लोग हैं जो अच्छे डांसर और अच्छे टीचर होते हैं, दोनों ही तरीके से बैलेंस करने वाले। तो टीचिंग साइट को भी लेके जब एक डिसेबिलिटी सामने आती है, तो जो मतलब बच्चे सीखते हैं स्टूडेंट, तो वहाँ भी शिक्षा गलत होती है ना कई चीज़ों की। क्योंकि अभी 10-15 सालों में देखा मैंने कि अभी के जो 22-23 साल के बच्चे जिन्होंने ग्रेजुएशन या पीजी किया किसी भी यूनिवर्सिटी से किया, तो उनका पढ़ने का नॉलेज कम है। वो केवल सोचते हैं कि एक गाना लिया, उसमें कथक के मूवमेंट डाल के प्रेजेंट कर दिया, और माता पिता को भी लगता है कि गाना मेकअप करेगी। तो हमारे फील्ड के गाने रागों पे आधारित होते हैं, ये पेरेंट्स समझते नहीं। उनको लगता है कि किसी भी फिल्मी क्लासिकल का सॉन्ग उठाया घर मोरे परदेसिया पे या किसी भी चीज़ पे किया, जो भी है उस पे मोमेंट बना के दे दिया, तो लोगों को लगता है कि वो क्लासिकल है, जबकि क्लासिकल इससे उलट बिल्कुल अलग चीज़ है। तो बॉलीवुड कथक के नाम से एक चीज़ आजकल डेवलप हुई है कि बॉलीवुड के सॉन्ग्स पे कथक के मूव्स आप लगाओ। तो ये चीज़ें धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रही, बर्बाद हो रही, और वजह कहीं ना कहीं एक डांसर ही है साथ में। कि अगर आपने बहुत मन से गुरु की तमीज़ नहीं सीखी, आपकी तालीम वैसी नहीं है, तो आप केवल अपने अर्निंग साइट को मजबूत बनाने के लिए इस चीज़ को बिगाड़ के सिखा रहे हो। जो चीज़ 1 डिग्री यहाँ इंक्लाइंड होती दिखती है, दूर जाके देखेंगे तो वो बहुत कुछ विपरीत दिशा में चला जाता है। तो एज अ डांसर या एज अ टीचर सबसे पहली जो जिम्मेदारी हमारी अपनी है कि हम उस चीज़ को उसी वे में बना के रखें जो हमारे गुरु ने हमको दी। क्योंकि संस्कार की भाषा है, संस्कृति हमारी बहुत विशाल भारतीय वैदिक संस्कृति जो है संगीत की, जो इस ढंग से इसको बिखरना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। दूसरे दृष्टिकोण से देखें बच्चों के, तो बच्चे हर चीज़ को आजकल तुरंत गेन करना चाहते हैं। तो उनको ये समझना होगा कि अगर आपकी रुचि नहीं है तो अपना केवल बायोडाटा आप फुलफिल करने के लिए म्यूज़िक ना सीखें, आप वही सीखें जिसमें आपकी रुचि हो। सर्टिफिकेट के लिए तो बिल्कुल भी नहीं सीखें, क्योंकि बिल्कुल काम नहीं आएगा। हम स्टेज पे जाते हैं, हमको किसी ने नहीं पूछा कि आपने कितना पढ़ा है, या मेरे गुरुजी से किसी ने नहीं पूछा, उस्ताद रविशंकर जी से किसी ने नहीं पूछा। एक बहुत मतलब मज़े की बात आपको बताएंगी कि मेरे पास एक पेरेंट्स आए थे, उन्होंने पूछा सर पंडित बिरजू महाराज जी ने कहाँ से किया था, वो क्या खैरागढ़ से पढ़े थे, जबकि वो एजुकेटेड हैं काफ़ी। तो उनको कैसे बताऊं कि उसी खैरागढ़ यूनिवर्सिटी में महाराज जी के कृतित्व व्यक्तित्व पे पीएचडी की जा रही है, तो वो वहाँ से कैसे पढ़ेंगे। तो यहाँ ये बात समझ में आ रही है कि सो कॉल्ड पढ़े लिखे एजुकेटेड लोगों में भी नॉलेज नहीं है, वो केवल एजुकेटेड हैं बाय द सर्टिफिकेट, नॉलेज नहीं है उनको। तो बच्चों से फिर हम नॉलेजेबल होने की उम्मीद करें कैसे। और फिर संगीत तो अपने आप में भी गुण विषय रहा है। तो ये तो हुई एक विद्यार्थी की तरफ से बात है कि उनको क्या चाहिए, इस वजह से वो अपना एक डिसीजन बना सके। लेकिन पूरी तरीके से सोचा जाए तो बच्चे इतने ज्यादा दिमागी तौर से परिपक्व होते नहीं, तो पूरी भूमिका आती है पेरेंट्स पे, जहां से सबसे बड़ी समस्याएं उभर के सामने आती हैं। एक माता पिता का अपना दायित्व है कि अगर उन्होंने संतान को जन्म दिया, परवरिश उनकी अपनी है, तो भविष्य के प्रति निर्णय भी उनका अपना ऐसा होना चाहिए कि वो समाज के प्रति जवाबदेही उनकी बनती हो। संगीत में जब अपने बच्चों को देने का निर्णय वो करते हैं, तो एक बात उनके दृष्टिकोण से साफ होनी चाहिए कि वो जिस भी विधा में अपने बच्चों को देना चाहते हैं, चाहे गायन हो, नृत्य हो या वादन का ही जो फील्ड होगा क्षेत्र उसमें, तो उसके विषय से आप एक धरातल समझ के जाएं। आपकी एक प्राइमरी तैयारी वहां पे होनी चाहिए कि कैसे जाएं, क्योंकि कई का रहता कि सर हमको तो कुछ समझ में आता नहीं। आजकल इंटरनेट पे, गूगल पे इतनी सारी चीजें हैं कि आप एक सिनेरियो तो समझ ही सकते हैं। ये समझ पहले के लोगों में ज्यादा थी, जबकि उनके पास साधन कम थे। तो वहां केवल संस्कार था, पारिवारिक तरीके से उनके अंदर उस संस्कृति की पहुंच इतनी बड़ी थी कि संदेह भी नहीं था। आजकल संदेह ज्यादा है तो लोगों के पास सुलझाने के साधन भी ज्यादा है, बशर्ते वो उस साधन को सकारात्मक तरीके से यूज करना शुरू करें। केवल किसी को टीवी पे, यूट्यूब पे नाचते देख के ना समझे कि वो बच्चा ऐसे सीख गया। आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं कि जितने भी टीवी में प्रोग्राम आते हैं डांस
के कॉम्पिटिशन्स के, उनमें ये कहा जाता है कि मैंने बिना किसी गुरु के सीखा या मैंने बिल्कुल 2 दिन में सीख के किया, वो केवल उसकी टीआरपी बढ़ाने का एक स्ट्रेटेजी होता है। सबसे अलग बात है कि उस शो में जितने भी जजेस होते हैं वो खुद क्लासिकली ट्रेंड नहीं होते। इसलिए आपने गौर किया होगा कि ऐसे शोज में क्लासिकल डांसर्स कभी आगे तक नहीं जाते। अगर कोई क्लासिकल डांसर्स वहां आता भी अपना टैलेंट शो करने के लिए, तो उसको जज ही नहीं कर पाते, क्योंकि जज में ही वो कैपेबिलिटी नहीं कि वो उसको जज कर पाए। तो ऐसे बच्चों से अनुरोध है कि प्लीज ऐसे शोज में आप ना जाएं। आपकी अपने संस्कार और आपकी संगीत की साधना का अपमान है। दूसरी बात, अगर आप सिलेबस टीचिंग भी कराना चाहते हैं तो सिलेबस टीचिंग है, डिप्लोमा कोर्स भी 8 साल का है। अगेन प्रश्न वही आता है कि आप धीरज रखें। टीचर से, गुरु से बार बार प्रश्न पूछने से आपकी शंका का समाधान नहीं होगा। आप बच्चे के लिए एक बाकायदा रूटीन फॉलो अप करें, उसको बहुत सी चीजों में इंगेज ना करें। एक करिकुलर एक्टिविटी होती है और साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी आप रखें। बहुत सी चीजों में इन्वॉल्व करने से बच्चे के अंदर डिस्ट्रैक्शन आएगा। एक तो मनोवैज्ञानिक कारण भी है कि रुचि के आधार पे काम करने से सफलता हमको मिलेगी। अगर उस बच्चे की रुचि है ही नहीं तो केवल आप अपने सोशल कंपेटिबिलिटी को देखते हुए या अपने पड़ोसियों से कंपटीशन करते हुए आप रखें, तो ये उस बच्चे के बची हुई प्रतिभा के साथ अन्याय होगा कि आप उसको सही से जज नहीं कर पा रहे हैं। एक आपको उदाहरण देता हूं कि जैसे हम लोगों की शुरुआत होती ताथे थे तत आथे थे तत। शुरुआती शिक्षा मेरी जब गुरुजी के साथ हुई यहाँ वैष्णव मैम के पास, तो तकरीबन 2 साल तक मैंने ताथे थे तत आथे थे तत का तत्कार किया। और आपको बताया भी कि महाराज जी के पास जाने के बाद 2 साल मैंने क्लास में केवल ऑब्जर्वेशन से ही सीखा। आजकल अगर ये पद्धति अपनाए तो उनको लगता है कि अरे ये तो पिछले क्लास में दिया था, आज नया क्यों नहीं। तो पेरेंट्स वो लय ताल की भाषा समझेंगे नहीं। अरे सर आप तो केवल 1 2 3 4 5 कराते हैं, गिनती कराते हैं, हमने तो सुना है कि कुछ और भी कराते हैं। तो जो सुनी हुई बातें हैं और जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की बातें हैं क्लास में, दोनों में बहुत फर्क होगा। अरे सर आपने उस बच्ची को कुछ अलग सिखाया, क्या मेरी बच्ची में टैलेंट कम है? मेरी बच्ची पीछे लाइन में क्यों खड़ी थी? क्या मेरी बच्ची में टैलेंट नहीं है? ये तो बात उचित नहीं। अब उनको ये समझा पाना कठिन है कि दोनों ही बच्चों के वाइब्रेशन में फर्क है। हो सकता है कि सब पहले वाली बच्ची का इंक्लिनेशन ज़्यादा होगा। ऐसी बात नहीं कि कोई ज़्यादा फीस देता है कोई कम फीस देता है, बात केवल काबिलियत की है और एडॉप्टेशन की है उनकी। कई बच्चे जो गुरु शिष्य परंपरा में मुझसे जुड़ते हैं वो बहुत बेहतर समझते हैं, लेकिन ऐसे ही बच्चे 150 में केवल 1 होते हैं। सभी बच्चों से उम्मीद नहीं होती। फिर अगेन ये प्रश्न आता है कि आपके पास हम बच्चों को सिखाएं क्यों? तो बात वही होती है कि अगर हमारा कल्चर हमको कुछ देता है तो आप केवल कल्चरल बनने के लिए तो सीखिए। हमारी अपनी जो एक कल्चरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अपने देश के साथ या हमारे अपने खुद के लिए, फॉर अ कंप्लीट ह्यूमन बीइंग, आप उस लिहाज से भी सोच के देखिए। क्या केवल खाने के लिए खाया जाए? कभी स्वाद के लिए भी खाना चाहिए। या कभी इसलिए भी उपवास रहा जाए कि ये पता चले कि कभी किसी गरीब को खाना नहीं मिलता तो उस दिन भूखे रहने की पीड़ा क्या होती है, इसलिए भी उपवास रहा जाए। फायदे उसके और भी हो सकते हैं। तो इस मैटर पे पेरेंट्स को समझाना बहुत ही ज़्यादा दुष्कर काम होता है, मेरे लिए भी। आपको एक बात बताऊं, एक बार महाराज जी के सामने ही एक इंक्वायरी आई थी, तो उस पेरेंट्स ने पूछा महाराज जी कितने दिन में सीख जाएगी बच्ची? तो जब उतने बड़े गुरु ने ये पीड़ा अपने जीवन में झेली तो हम तो कुछ है ही नहीं। और ये एटीट्यूड तो हमेशा रहेगा। तो इसमें सबसे बड़ा डिसीजन मेकिंग का जो पावर है वो टीचर या हमारे पास है। अब जैसे एक उदाहरण दो, 1 2 3 4 5 की गिनती, उसको बहुत अलग अलग ढंग से जतीज में हम कह सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इसकी बहुत सी वैरायटी। अब ये समझने के लिए बच्चे में रियाज का होना जरूरी है। केवल पेरेंट्स का यह एलिगेशन करना, शिकायत करना कि केवल 1 2 3 4 5 है, ये गाना कब करेगा? तो गाने में भी बात आएगी जब बच्चा रागदारी समझेगा, क्योंकि स्पेशली कथक आर्टिस्ट को सिंगिंग में भी पारंगत होना चाहिए। वोकल का भी राग या उसकी चलन का नॉलेज होना चाहिए। अब एक ठुमरी की बात, एक लाइन ऐसी, काहे को मोरे घर आए। तो यहाँ एक नायिका है कलहांतरिता जो रात भर अपने पति के गायब रहने पे, सुबह आने पे शिकायत करती कि रात भर तुम कहाँ रहे।
तुम सौतन के पास थे या किसी दूसरी प्रेयसी के पास थे। अब ऐसे किसी चीज़ों पे बच्चों को कराएं तो ये बड़ा रौंची होगा उनके लिए, क्योंकि वो नायक और नायिका का मतलब ही नहीं समझते, क्योंकि उनकी उम्र नहीं। अगर उनको मीरा के पद पे कराया जाए, एरी में तो सांवरे रंग रांची, तो उनको सांवरे का मतलब नहीं पता, राग और ताल तो दूर की बात होगी। तो ऐसे बच्चों के लिए भी छोटे छोटे पद हैं कविताओं के, वो सिखाते हैं। एक महाराज जी कहते थे, एक टुकड़ा या एक छंद सीखने के लिए आपका शरीर आपसे 6 महीने की डिमांड करता है, पर यहाँ तो 6 महीने में 6 गाने निकल जाए, ऐसी बात होती है। तो जो धीरज का विषय है, आस्था और विश्वास का विषय है, वही संगीत का आधार है। और जितनी गंदगी फिलहाल यूट्यूब और टीवी में परोसी जा रही है, वो केवल ऊपरी चीज़ है। इसे पेरेंट्स को बिल्कुल भी अडॉप्ट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि वो एज ए ट्रू इंडियन, एक सच्चे हिंदुस्तानी या भारतीय की तरह अपनी संस्कृति या धरोहर को सहेज के रखें, तो फिर कीमत भी उसी तरीके से धीरज दे के चुकानी पड़ेगी। अगर दूर तक जाना है ऊपर, तो सबसे पहले दूर नीचे तक अपनी नींव बनाने के लिए जाना पड़ेगा हमको। बहुत सारी बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने हम लोगों को बताई अपने इन अनुभवों के साथ, कि हमारे सामने क्या चुनौतियां आती हैं। पेरेंट्स जो होते हैं, पालक जो होते हैं, वो अपने बच्चे को हर चीज़ सिखाना चाहते हैं, जल्दी सिखाना चाहते हैं। इसके कारण बहुत सारी चीज़ें उनके ऊपर थोप दी जाती हैं। बच्चे का इंटरेस्ट किस तरफ डेवलप हो रहा है, ये बात तब निर्भर करती है जब वो कुछ कुछ चीज़ें सीखेगा, हर गुरु के पास जाएगा, अलग अलग चीज़ों के गुरुओं के पास पहुँचेगा, तब वो समझ पाएगा कि मैं आगे क्या करूं। केवल डांस सीखना, हॉबी के रूप में सीखना, रुचि के रूप में सीखना, संगीत को एक सतही तौर पे सीखना, कहीं पे किसी हॉल पार्टी में गा लेने के लिए सीखना अलग चीज़ होती है। लेकिन हमारी विरासत को, हमारी धरोहर को सहेजना और उसको अगली पीढ़ी तक पहुंचाने तक सीखना, मंच पर प्रस्तुतियां देना, वाहवाही लेना, वो सारी चीज़ों के लिए सचमुच बहुत धैर्य चाहिए। बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा आज के इस समाज में, बहुत सारी बाधाओं को पार करना होगा, तब हम वहाँ पर तक पहुँच पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रितेश जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी सारी बातें हमारे सारे श्रोता और दर्शकों को बताने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। अरपा रेडियो एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज। आप सुन रहे हैं रेडियो अरपा।